हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के ऊपर डिस्कस किया था और हमने बोला था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने जो आपके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं उनको थ्योरेटिकली जस्टिफाई करने की कोशिश की। कुछ हद तक वो कामयाब रहा, लेकिन उसके अंदर क्या आ गई बेटा, कुछ लिमिटेशंस आ गई। पहले लिमिटेशन हमने पढ़ी थी बेटा कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कैसेस वॉल्यूम। Second, why the atom of the same element are same in all respect. Third is the atom of the different element are different in all respect. So next, which type of force bind the atom in a compound, कि किस प्रकार का force atom पे compound के अंदर क्या करता है, bind up करता है. Next, कि why the element are mixed in a same proportion, कि भाई कोई भी element हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो element होते हैं वो same proportion में ही क्यों mix होते हैं. ये कुछ लिमिटेशंस थी जो किसकी थी बेटा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। और हमने बोला था बेटा अगर इन लिमिटेशंस को क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो जाएगी, अपने आप में परफेक्ट हो जाएगी। तो बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उन लिमिटेशंस को दूर करने का जो काम किया गया वो कौन सी थ्योरी के द्वारा किया गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के द्वारा किया गया। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या है बेटा, मॉडिफिकेशन फॉर्म है। बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने डाल्टन की जो थ्योरी थी उसकी जो लिमिटेशंस थी उनको क्या किया, दूर किया, और किसी भी एटम की लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को क्या किया, जस्टिफाई किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के ऊपर। तो इसका जो पहला पॉइंट आता है बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर बोला गया बेटा कि द एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम इज नो लॉन्गर, एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी indivisible. Atom is no longer considered to be indivisible. मॉडर्न ने बोला बेटा कि एटम को हम लंबे समय तक अविभाजित नहीं रख सकते। इसका मतलब ये है बेटा कि एटम को हम तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब है कि जो एटम होता है ना हम उसको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो थ्योरी हमारे पास चल रही है ये चल रही है लगभग 17वीं शताब्दी के अंदर, और एटम के ऊपर या एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी बेटा वो स्टार्ट हुई थी 18वीं शताब्दी के अंदर। तो 17वीं शताब्दी तक एटम की स्ट्रक्चर किस फॉर्म में थी बेटा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। एटम की जो स्ट्रक्चर थी वो किस फॉर्म में थी, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर थी। यानी कि किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था बेटा कि एटम की स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी बेटा वैसे वैसे एटम की हर प्रकार से डिस्कवरी हुई। ये पता लगा कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद इनकी पोजीशन के ऊपर पता लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब के ऊपर धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, डिस्कवरी। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, तो उस समय तक एटम की जो स्ट्रक्चर थी वो एक्सप्लेन नहीं हुई थी। इसलिए एटम के स्ट्रक्चर को क्या मानते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स मानते हैं। जब एटम की स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है तो हम एटम को ये थोड़ी बोल सकते हैं बेटा कि एटम हमेशा परमानेंट क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बात हम नहीं बोल सकते बेटा। इसलिए उसने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल, कि एटम को हम लंबे समय तक क्या नहीं मान सकते, इंडिविजुअल नहीं मान सकते। कभी ना कभी तो एटम का क्या होगा बेटा, डिवाइडेशन होना है, कि उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी उसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन के सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डिस्कस पहले हो चुका था, लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में उस शताब्दी के अंदर डिस्कस नहीं हुआ था। तो उसने बोला कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा वो कभी ना कभी किसी न किसी स्टेट के अंदर एक दूसरे एटम के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं। इसलिए एटम को लंबे समय तक क्या नहीं मान सकते, इंडिविजुअल नहीं मान सकते बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, फर्स्ट पॉइंट आता है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजिबल, कि एटम को हम लंबे समय तक क्या नहीं मान सकते, इंडिविजिबल नहीं मान सकते। अगर मान लो एटम के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पास चला गया तो एटम तो क्या हो गया बेटा, डिवाइडेड हो गया, आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हम इसलिए इसमें बोला कि एटम इज indivisible है। एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी
इंडिविजुअल। सेकंड पॉइंट आता है बेटा इसके अंदर, सेकंड पॉइंट में इसने बोला कि एक पॉइंट बोला था बेटा डाल्टन ने कि द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, कि हर प्रकार के एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, हर प्रकार से एक समान होंगे। लेकिन इसने बोला बेटा कि ये बात जरूरी नहीं है। इसने क्या बोला बेटा कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट may be different। इसमें बोल रखा है द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम कैसे हो सकते हैं बेटा, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। डाल्टन ने बोला कि एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन मॉडर्न ने बोला कि ये बात गलत है कि एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम कैसे हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट, अलग भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें कि मान लो ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम है, ये तीसरे हाइड्रोजन का एटम है। इनके आपके पास एलिमेंट तो सेम हो गया, लेकिन आपके पास जो एटम वो कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। ये फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम मान लो, ये सेकंड हाइड्रोजन का एटम मान लो, ये किसका मान लो बेटा, थर्ड हाइड्रोजन का एटम मान लो। दिखने में तो हमें कैसे लगाए, कैसे नजर आ रहा है कि बेटा ये सेम एलिमेंट के एटम कैसे है, सेम है। लेकिन मॉडर्न ने बोला कि ये बात जरूरी नहीं कि ये एटम कैसे हो बेटा, सेम हो। कैसे हो सकता है बेटा, इस हाइड्रोजन के एटम का मास कितना हो, 1 हो सकता है इस हाइड्रोजन के एटम का मास कितना हो, 2 हो सकता है इस एटम का मास कितना हो, 3 हो। और जब इनको चेक किया गया तो बिल्कुल ये क्या मिले बेटा, सही मिले। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि एटम तो आपके किसके हैं, सेम एलिमेंट के। एटम तो किसके हैं बेटा, आपके सेम एलिमेंट के हैं। क्या इनका मास सेम है बेटा, लेकिन मास इनका सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो सेम एलिमेंट के एटम होते हैं वो कैसे हो सकते हैं बेटा, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये एटम जिनका the atom of the same element, the atom of the same element having same atomic number but different mass number is called isotopes। बेटा हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, फर्स्ट। तो ये हो गया आपका 1h1, ये 1h2 और ये कौन सा होगा बेटा आपका 1h3। आप क्या नोट करो बेटा कि इन तीनों एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बेटा, सेम है, लेकिन इनका जो मास है वो कैसा है बेटा, डिफरेंट है। तो ऐसे एटम सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। डेफिनेशन को माइंड करना बेटा, क्या होते हैं आइसोटोप, एक ही एलिमेंट के वो एटम, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो जब मॉडर्न ने इन एटम्स को चेक किया तो उसने बोला कि डाल्टन ने जो पॉइंट बोला था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, कि एक ही प्रकार के एलिमेंट के एटम हर प्रकार से कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर वो बात क्या होती जा रही है बेटा, फेल्स होती जा रही है। तो हम बोल सकते हैं बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये जो पॉइंट था उसको भी क्या किया, करेक्ट किया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे बी सेम, बेटा डाल्टन ने बोला था कि अलग अलग एलिमेंट का जो मास होता है, सॉरी अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन ऑल रिस्पेक्ट, कि अलग अलग एलिमेंट के एटम कैसे होंगे बेटा, अलग अलग प्रकार के होंगे। लेकिन मॉडर्न ने बोला कि हो सकता है
कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के अंदर, डिफरेंट एलिमेंट के एटम के अंदर कुछ प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं बोल रहा सारी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है बेटा, कॉमन हो सकती है, सेम हो सकती है। ध्यान से सुनो बेटा थर्ड पॉइंट, डाल्टन ने क्या बोला था थर्ड पॉइंट के ऊपर, डाल्टन ने बोला था कि द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। डाल्टन की अगर आपने ढंग से थ्योरी पढ़ी तो उसके अंदर पॉइंट आता है बेटा, डाल्टन के एक पोस्टुलेट आता है जिसमें डाल्टन ने बोला था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम कैसे होंगे, अलग अलग होंगे हर प्रकार से, मास के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। लेकिन मॉडर्न ने क्या बोला, मॉडर्न ने बोला कि अलग अलग एलिमेंट के एटम कुछ प्रॉपर्टी में कैसे हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेटा कि 19 पोटासियम 40 और 20 कैल्शियम 40, अगर यहाँ पर देखें दो ये एटम ये बेटा, अगर इन दोनों एटम की तरफ हम देखें तो ये एटम किसका है बेटा, पोटासियम का है, और ये एटम किसका होगा बेटा, आपके कैल्शियम का हो गया। ये एटम किसका हो गया, पोटासियम का, भी एटम किसका हो गया बेटा, कैल्शियम का। तो आप देख सकते हो बेटा जब एलिमेंट अलग अलग है तो एटम भी कैसे होंगे बेटा, ये अलग अलग होंगे। लेकिन मॉडर्न ने बोला कि इन एटम के अंदर अगर हम चेक करें तो देखिए बेटा इन दोनों एटम का जो मास है वो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ प्रॉपर्टी तो इनकी क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। और ऐसे एलिमेंट, द एलिमेंट या द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स ऑफ डिफरेंट elements, the atom of different elements having different atomic number, different atomic number but same atomic mass are called isobar। वो क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोबार कहलाते हैं। द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के वो एटम विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर कैसा है बेटा, डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर कैसा है बेटा, जिनका सेम है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके आइसोबार कहलाते हैं। जैसे कि आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ बेटा 19 पोटासियम, 19 उसका एटॉमिक नंबर हो गया, 20 कैल्शियम, 20 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा 19 पर कौन है बेटा आपका, 19 पर आपका पोटासियम और 20 पर कौन है बेटा आपका कैल्शियम है। तो आप देखिए बेटा 19 पर तो आपका पोटासियम और 20 पर कौन होगा बेटा आपका कैल्शियम। तो ये जो 19 और 20 है ये तो क्या होगा बेटा, इनके एटॉमिक नंबर, और ये 40 क्या होगा बेटा, उनका एटॉमिक मास। तो आप चेक कर सकते हो बेटा कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो आपका क्या है बेटा, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मास क्या बेटा आपका सेम है। तो ऐसे एलिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोबार कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है बेटा, जैसा क्वेश्चन में बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वही बात इसने भी बोली बेटा कि बिल्कुल जायज बात है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन नहीं है कि एटम आपको वो छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो हर प्रकार के केमिकल रिएक्शन में क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। इस बात के ऊपर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का ना ही कोई ऑब्जेक्शन था और ना ही ये जो बात थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन लागू नहीं हुआ बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा कि इसके अंदर बोला गया कि द एटम ऑफ द वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एटम ऑफ द सेकंड एलिमेंट। उसने बोला बेटा कि एक प्रकार के एलिमेंट के एटम को, क्योंकि एटम कैसा होता है बेटा, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, नाइदर एटम को हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एटम को क्या कर सकते हैं बेटा, किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कि द एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, द एटम ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज into another element. The atom of one element may be changed into another element. एक प्रकार के एलिमेंट के एटम को हम दूसरे प्रकार के एलिमेंट के एटम में क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं।
अब कोई सोच रहा है सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक प्रकार के एलिमेंट के एटम को किसी दूसरे प्रकार के एलिमेंट के एटम में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा कि ये मान लो आपके पास नाइट्रोजन का एटम है, मान लो सपोज करो कि आपके पास एक इसका एटम होगा बेटा कि नाइट्रोजन का एटम होगा बेटा, और जब हम नाइट्रोजन के एटम के ऊपर क्या करते हैं एक्स रे का इंटरेक्शन करवाते हैं, किसका बेटा सॉरी अल्फा रेज का, किसका बेटा अल्फा रेज का हम क्या करवा रहे हैं इसके ऊपर बोmbardment करवा रहे हैं। ये आपका नाइट्रोजन का एटम है और इसके ऊपर क्या हो रहा है बेटा अल्फा के पार्टिकल लगातार क्या हो रहे हैं इसके साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसके साथ अटैच हो रहे हैं, इसके ऊपर बोmbard हो रहे हैं बेटा। तो जो आपका नाइट्रोजन का एटम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा आपके ऑक्सीजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा एक एटम की दूसरे एटम के अंदर इंटर कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ोगे फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ोगे तो ये कांसेप्ट जो है ये आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से एक एटम किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर किसी दूसरे एटम के अंदर क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते हैं तो हीलियम का भी निर्माण हम करेंगे बेटा आगे। तो इसमें बोला जाता है कि जो आपका एक प्रकार का एटम होता है वो किसी दूसरे प्रकार के एटम के अंदर क्या हो सकता है बेटा कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसने बोला बेटा द मास ऑफ एन एटम कैन बी चेंज इनटू इट एनर्जी। भाई किसी भी एटम के मास को हम उसकी क्या बना सकते हैं बेटा एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट द मास ऑफ एटम, द मास ऑफ एन एटम कैन बी कन्वर्टेड into energy। मास ऑफ एन एटम किसी भी एटम के मास को हम क्या बना सकते हैं बेटा उसकी एनर्जी। कैसे बेटा आपने आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी होगी E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां पर E कौन बेटा एनर्जी, m कौन बेटा एटम का मास और c कौन बेटा स्पीड ऑफ लाइट। बेटा लाइट की स्पीड कितनी होती है c की वैल्यू होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपका मान लो कोई भी एक एटम है जिसका मास कितना है बेटा m, सपोज करना आपके पास कोई भी एक एटम है जिसका मास कितना है m और वो एटम किस स्पीड से मूव कर रहा है बेटा किस स्पीड से मूव कर रहा है वो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से। किस स्पीड से मूव कर रहा है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से। तो m गुणा में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या बना देगा बेटा एनर्जी। तो हम बता सकते हैं बेटा किस एटम किसी भी m एटम m मास का एटम जब कोई भी m मास का एटम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा उसकी एनर्जी में। क्या कोई ह्यूमन बीइंग इस स्पीड से भागता है इस स्पीड से दौड़ सकता है क्या कोई भी ह्यूमन बीइंग इस स्पीड से मूव कर सकता है नहीं कर सकता। कम तो चालन कर जाएगा बेटा नहीं तो चालन कर जाएगा तो मूव कौन करेगा बेटा आपके एटम मूव कर सकते हैं बेटा ठीक है। तो जो एटम होता है अगर वो इस स्पीड से क्या करता है मूव करता है तो उस स्पीड के अंदर उस एटम का जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा उसकी एनर्जी के अंदर। तो ये थी बेटा आपकी कौन सी थ्योरी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बेटा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के एक्सेप्ट हो जाने के बाद अगली थ्योरी आती है अपनी जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट जो लॉ आता है उसका नाम है एवोगैड्रो लॉ। बात करते हैं बेटा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की। तो देखिएगा एवोगैड्रो लॉ ध्यान से सुनो बेटा छोटा सा सिंपल सा है। एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला बेटा आपका यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट था वो खत्म होता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा गैसेस पार्ट अपना ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला बेटा एवोगैड्रो लॉ ने बोला कि एट द सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर किसी भी सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर the volume of a substance is directly proportional to the number of particles of the substance। मान लो बेटा आप किसी कमरे के अंदर बैठे हो तो कमरे के अंदर एक तो आप अकेले बैठे हो तो आप अकेले ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है बेटा एक स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए और एक मान लो एक कमरे के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हैं तो कमरे का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। तो जो भी वॉल्यूम जो पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है वो वॉल्यूम क्या होता है बेटा पार्टिकल की संख्या के क्या होता है बेटा डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा आपके पार्टिकल होंगे वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा क्या किया जाएगा, पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा। बेटा इसी लॉ को हम किसका नाम देते हैं, अपना एवोगाड्रो लॉ का नाम देते हैं बेटा। तो एवोगाड्रो ने बोला बेटा एट द सर्टेन कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेंपरेचर प्रेशर की जो कंडीशन वो क्या रखें बेटा, सेम रखें, तो उस कंडीशन के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल, जो भी वॉल्यूम पार्टिकल के द्वारा क्या किया जाएगा, ऑक्यूपाई किया जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ पार्टिकल के। तो इसने बोला बेटा अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under the similar condition of temperature and pressure, the volume occupied by the particles is directly proportional to its number. Under the similar condition of temperature and pressure, बेटा टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन के ऊपर किसी भी पार्टिकल के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, टेम्परेचर प्रेशर की सिमिलर कंडीशन के ऊपर किसी भी पार्टिकल के द्वारा कितना वॉल्यूम क्या किया गया बेटा, ऑक्यूपाई किया गया है, वो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, उस पार्टिकल के नंबर, उसके संख्या के। हमने मान लिया कि लेट v इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल by n number of particle, by n number of particle, then तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, उसके नंबर के, नंबर अपना कितना है बेटा यहाँ पर n, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और ये ला क्या कहलाता है बेटा, आपका एवोगाड्रो लॉ। बेटा इस वीडियो के अंदर इतना ही, नेक्स्ट जो अपनी वीडियो होगी हम उसके ऊपर एटम, एटमोसिटी, मॉलिक्यूल की टाइप्स और उसके साथ साथ हम मोल कांसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।